एजुकेशन यूट्यूब युद्धा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भू आकृतिक प्रदेश। देखिए हमने यहाँ लिखा है भू आकृतिक प्रदेश, ठीक है। अब देखिए भू आकृतिक प्रदेश से क्या तात्पर्य है, यानी क्या भू आकृतिक का मतलब हो गया भू यानी भूमि, आकृति माने आकृति, प्रदेश यानी भूमि के आकृति के आधार पर कुछ प्रदेशों में बांटा गया, यानी कुछ क्षेत्रों में बांटा गया भारत को, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं ये भू आकृतिक प्रदेश भारत में कितने प्रकार के हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं, ठीक है। देखिए भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। हम अभी इस बोर्ड पर लिखा गया है, हम आपको बताएंगे कितने। भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए कैसे कैसे कौन कौन सा मैं बताता हूँ। पहला है उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय। देखिए यहाँ लिखा है उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय। देखिए ये है भारत का उत्तरी पार्ट, ठीक है, और ये है उत्तरी पूर्वी, ठीक है। तो जो ये वाला देखिए हमने डॉटेड लाइन बनाई है ना, ये डॉटेड लाइन जो लाइन 3 लाइन दे रही है, इसी को हम बोलते हैं उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय। देखिए ये पश्चिम से लेकर के एकदम पश्चिम से लेकर के ये पूर्व तक, यानी ये देखिए ये उत्तरी और पूर्वी भाग है, ये उत्तरी पश्चिमी भाग है, ठीक है ना। तो जो उत्तरी पश्चिमी से लेकर उत्तरी पूर्वी तक जो विस्तार है, इसी को बोलते हैं उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय। यह भारत का पहला भू आकृतिक प्रदेश है। अब ये दूसरा है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। देखिए जैसे ही हम ये उत्तरी पूर्वी हिमालय के आगे निकलते, ये वाला भाग है ना, देखिए जो ये वाला भाग दिख रहा है, इसमें गंगा और तमाम छोटी छोटी नदियों का ये मैदान, उनके द्वारा मैदान बनाया जाता है। इसको हम बोलते हैं उत्तरी भारत का विशाल मैदान। क्या है ये जो वाला भाग है, ये उत्तरी भारत का, ये उत्तरी भारत का, ठीक है, उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। क्या है? उत्तरी भारत का विशाल मैदान, ठीक है। क्लियर हो गया ये दूसरा प्रदेश। अब देखिए तीसरा प्रदेश है भारतीय मरुस्थल। देखिए क्या है ना कि देखिए अभी जब हम मानसून वगैरह की चर्चा करेंगे तो उसमें हम बताएंगे। तो भारत में यहाँ पर ये है अरावली, अरावली की जो समानांतर श्रेणी है, अरावली के समानांतर में यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है। भारत में क्या पाया जाता है? मरुस्थल। जैसे कि हम देखते हैं थार का मरुस्थल, ये हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मरुस्थल पाया जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं भारतीय मरुस्थल। क्या पढ़ते हैं? भारतीय मरुस्थल। तो हमने 3 पढ़ा, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय, उत्तरी भारत का विशाल मैदान और भारतीय मरुस्थल। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार। देखिए ये क्या है, देखिए ये प्रायद्वीपीय भाग है भारत। देखिए प्रायद्वीप क्या होता है, आज समझिए प्रायद्वीप क्या होता है, ठीक है। देखिए भूमि का वह भाग जो 3 तरफ से, कितने तरफ से? 3 तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो, जल भाग से घिरा। देखिए भारत के जो ये प्रायद्वीपीय भाग है, देखिए इधर भी, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, हिंद महासागर, ठीक है। तो भारत क्या है, 3 ओर से, ये जो भारत के प्रायद्वीपीय व दक्षिणी भारत, ये 3 ओर से जल से घिरा होने के कारण से हम क्या करते हैं, कहते हैं भारत का प्रायद्वीपीय, ठीक है। तो ये जो भाग देखिए यहाँ से थोड़ा, यहाँ से हम पढ़ेंगे ये वाला भाग, ठीक है ना। देखिए ये वाला जो भाग है, ये भाग क्या है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। देखिए एक बात थोड़ा और समझिए, पठार और माउंटेन, पर्वत। देखिए पठार और पर्वत में क्या होता है, देखिए जो पठार होता है ना, वो भी उसकी भी ऊंचाई होती है। पठार की लगभग ऊंचाई 6000 समथिंग में, 6000 से कम ही होती है, 6000 मीटर से कम होती है, ठीक है। ये होता है पठार। और पठार का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है, उसको हम पठार बोलते हैं। और जो शिखर होते हैं, जो पर्वत चोटियां होती है, पर्वत चोटियां नुकीली होती हैं और उनकी लगभग 10,000, 8,000, 9,000 इतने एवं इनकी ऊंचाई होती है। तो और उनके जो नुकीले रहते हैं ना, उनके जो क्या होते हैं नुकीले, उनका ऊपरी भाग नुकीला होता है, वहां पर रहने योग्य नहीं होता है, ठीक है। तो वो उसको हम पर्वत बोलते हैं। और जो पठार का भाग होता है वो समतल होने के कारण वह घर वगैरह बने होते हैं और रहने का आसान होता है। ये है पर्वत और पठार, ठीक है। आइए ये बात भी क्लियर होगी। अब देखिए तटीय मैदान, मैं तटीय मैदान को भी आपको समझाऊंगा। तटीय मैदान क्या है? देखिए ये आप देख रहे हो ना, देखो पर्वतीय जो ये भाग है, ये पठार है, प्रायद्वीपीय जो पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार का देखिए ये वाला जो भाग है मैं बना रहा हूं, ये वाला जो भाग है ना, इसको हम बोलते हैं क्या? प्रायद्वीपीय मैदान। क्या बोलते हैं? दिख रहा है? ये है तटीय मैदान, सॉरी तटीय क्या है, तटीय मैदान। अभी देख बना कैसे, हमें देखिए ये हमें पता है ना कि ये हमारा गोंडवाना लैंड है, ये अंगारा लैंड है, ठीक है। ये जो गोंडवाना, अभी हम बाद की क्लासों में गोंडवाना और अंगारा लैंड की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए पहले हम यहां समझते हैं तटीय मैदान के बाद। देखिए तटीय मैदान क्या है, इन नदियों के द्वारा क्या है, देखिए ये इस जो ये पठार है ना, पठार पर नदियों के जो यहाँ पठार पर जो नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा
इस पठार को काट के जो अवक्षेप, जो उनके द्वारा जो अवक्षेप मिट्टी बालू वगैरह जो इतने होते हैं ना, ये समुद्र में लाए जाते हैं। क्या लाए जाते हैं? समुद्र में। और समुद्र में ला करके इकट्ठा किए जाते हैं और समुद्र के पानी के पीछे धकेलते जाते हैं। क्या करते हैं? पीछे धकेलते जाते हैं। पीछे धकेलने के कारण से यहाँ एक मैदान का निर्माण हो गया। क्या हो गया? इसमें पूरे क्या हो गया? मैदान के ये निर्माण हो गए। दिख रहा है नहीं? पूरे क्या है? एक मैदान का निर्माण हो गया। ठीक है ना? ये जो ये मैदान बना, इन नदियों के कारण ही बना। ये नदियों के द्वारा समुद्र के पानी को पीछे धकेलने के कारण एक ये मैदान बना है। इसी को हम बोलते हैं क्या? तटीय मैदान। ये हमारा 5वां प्रदेश था। ठीक है, अब हम पढ़ते भारत का द्वीप समूह। देखिए भारत के पास द्वीप है, जैसे कि हम देखिए लक्षद्वीप पढ़ते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप पढ़ते हैं, फिर यहाँ मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया भी था, यहाँ कुछ नदी द्वीप बनाए जाते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के भारत के पास द्वीप है। द्वीप वो होता है, द्वीप भी समझ लीजिए क्या? द्वीप जो चारों तरफ से क्या होता है? पानी से घिरा होता है, छोटा सा एरिया होता है, उसी को हम द्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका भारत को 6 प्रादेशिक उसमें डिवाइड किया गया। ठीक है ना? तो हम मोटा मोटी लगभग भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में हमने आपको समझाया। ठीक है, 6 भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा किया। अब आइए हम आगे की बात कर। देखिए अब हमारा इसमें से पहला जो पॉइंट हमको पढ़ना है, पहला पॉइंट पढ़ना है क्या? उत्तरी और उत्तरी पूर्वी हिमालय। हमें क्या पढ़ना है? उत्तरी और उत्तरी तथा और उत्तरी पूर्वी हिमालय। उत्तरी पूर्वी हिमालय। देखिए आइए थोड़ा हम इसके बारे में विशेष अध्ययन करें। देखिए हमने यहाँ पे ये फिगर बनाया है, ऊपर दिख रहा है। देखिए पहली बात, हम उत्तरी और उत्तरी पूर्वी हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियों का अध्ययन करते हैं। पहली बात ये जानिए क्या है? 4 पर्वत श्रेणियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें से क्या है? हमारा ट्रांस हिमालय। पहला क्या है? ट्रांस हिमालय। ये है बृहद हिमालय। इसको हम बोलते क्या बोलते हैं? ये बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय। अभी देखिए एक बात आपको पता चलेगा कि देखिए एक एक शब्द को हम आज समझेंगे, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन वाला है और बहुत ही टिपिकल भी है। तो हम देखिए इसको आंतरिक क्यों बोलते? देखिए जब ये आप देखेंगे, ये वृत्त बनाएंगे ना, जब आप वृत्त बनाएंगे ऐसे करके, जब ऐसे करके आप वृत्त बनाएंगे, देखिए ये अंदर आ रहा है। ठीक है ना? देखिए एक वृत्त का ही भाग, आप इसे घूमेंगे ना तो पूरा एक वृत्त बना है। सबसे अंदर ये है, क्या है? सबसे अंदर ये हमारा क्या है? बृहद हिमालय है। ठीक है, सबसे अंदर क्या है? हमारा बृहद। अभी हम ट्रांस हिमालय और इन चारों को चर्चा करें, फिर इन दोनों में हम अंतर भी बताएंगे क्या अंतर है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है? देखिए वृत्त दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ना, ये घुमा है, ये वृत्त का डिजाइन बन रहा है। तो उसमें से जो ये वाला है, देखिए सबसे अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए दिख रहा है ना? तो इसीलिए हम बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बृहद हिमालय को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक हिमालय बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई? आइए अब देखिए ये मध्य में है। क्या है? ये मध्य में है, तो इसको मध्य या हम लघु हिमालय भी बोलते हैं। अब यह जो लास्ट वाली जो नीली लाइन देख रही है ना, लाल वाली लाइन को हम लघु या मध्य हिमालय बोलते हैं, और जो नीली वाली लाइन इसको हम शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे क्लियर हो गए। अब देखिए ये जो यहाँ हमारा लिखा है ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है पुराना, यानी पुराना हिमालय। जो ये ट्रांस हिमालय है, ये इस हिमालय का भाग नहीं है। क्या है? इस हिमालय का भाग नहीं है। ये ट्रांस हिमालय इस हिमालय से बहुत पहले का हिमालय है। ठीक है ना? इसको इसलिए ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ये सब बहुत पहले का निर्माण हो गया। आइए हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसका भाग, हम अभी बता रहे हैं कि ये ट्रांस हिमालय इसका भाग है, ये भाग नहीं है, ये भाग क्यों नहीं है, इस पर हम चर्चा। देखिए हमें पता है कि ये जो ट्रांस हिमालय है ना, ये जो ट्रांस हिमालय है, ये अंगारा लैंड, देखिए अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड के बारे में देखिए हम ऐसे, ये हमारा है ना, ये भारत के 2 पार्टों में, तो ये जो है अंगारा लैंड बोलते हैं। अगर हम मोटा मोटा डिवाइड करेंगे तो ये होता है अंगारा लैंड, ये होता है गोंडवाना लैंड। वाना लैंड क्या है? ये भारत, जब हम पूरे विश्व को, जब ये पूरा विश्व विखंडित नहीं हुआ था, विखंडित होने से पहले का ये कंसेप्ट है। ये है अंगारा लैंड और ये है गोंडवाना लैंड। ठीक है, जो ये ट्रांस हिमालय है, इसी अंगारा लैंड का ही पार्ट है। ठीक है, क्या है? ये जो ट्रांस हिमालय है, ये गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। ठीक है, इसीलिए हम इसे ट्रांस हिमालय या पुराना हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, आइए अब यहां से हम देखते हैं इस हिमालय। देखिए ये जो गोंडवाना लैंड देख रही, इसको हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं। देखिए बीच में हम देखते हैं उत्तरी भारत के विशाल मैदान। देखिए बीच में, आइए हम थोड़ा इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं।
इधर इधर था गोंडवाना लैंड, इधर था सॉरी इधर था अंगारा लैंड, इधर था गोंडवाना लैंड। जो बीच का पार्ट आप आज मैदान में देख रहे हैं ना, ये मैदान में, ये जो मैदान दिख रहा है ये मैदान नहीं था, यहाँ पे टेथिस सागर था। कौन सा सागर था? हम थोड़ा इसको लिख भी दें, हम इसको लिख देंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए इसको लिख करके हम थोड़ा बहुत समझ लेंगे कि कहाँ से इसका मामला चल रहा है, ठीक है। देखिए ये है टेथिस सागर, टेथिस सागर। देखिए टेथिस सागर यहाँ पर था। अब इस टेथिस सागर से यह मैदान कैसे बना? देखिए ये गोंडवाना सॉरी अंगारा लैंड से और गोंडवाना लैंड से प्रवाहित होने वाली नदियां अपने साथ गादों का निर्माण, गादों को ले जाकर के इसी टेथिस सागर में बिछाती गई। इसी बिछाने के कारण से यहाँ से टेथिस सागर क्या हो गया, खत्म हो गया और यहाँ एक विशाल मैदान का निर्माण हो गया, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा ये कैसे विशाल मैदान बना। अब ठीक है, अब देखिए हाँ जब हम देखते हैं कि ये टेथिस सागर हो गया, यहाँ पर मैदान हो गया। अब हिमालय देखिए, इसी पृथ्वी के विवर्तनिक गतियों के कारण से भारतीय प्लेट, हम देखते हैं ना कि विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार देखते हैं यूरेशियन प्लेट क्या है, इधर यूरेशियन था, इधर यूरेशिया था और ये भारतीय प्लेट, ये यूरेशिया और भारतीय प्लेट के घर्षण के कारण जब ये आपस में टकराई ना, ये टकराने के कारण से टेथिस सागर था, इसमें वलन पड़ गया। क्या पड़ गया? क्या पड़ गया? वलन पड़ गया। वलन पड़ने के कारण से ही इसका हिमालय का निर्माण, जब जो दो प्लेटें आपस में टकराती है ना तो भ्रंश और वलन दोनों, यही जो वलन पड़ा ना, जैसे आई टकराई, टकरा के इसे उठ गई है। क्या हो गई है? उठ गई है। इसे हिमालय का निर्माण हुआ। इसीलिए हम ट्रांस हिमालय को पुराना हिमालय बोलते हैं और अपने हिमालय जो हमारा हिमालय है इसको हम यंग माउंटेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम यहाँ लिख देते हैं यंग माउंट। एक सेकंड, हम इसको यंग क्यों? क्योंकि इसका निर्माण आज भी हो रहा है। क्या है? इसका निर्माण आज भी दिखता है ना कि हम बार बार देखते हैं कि आज माउंटेन का इतना हो गया है, इतना उसका चेंज हो गया, ठीक है ना। इसको हम यंग माउंटेन, YOUN, यंग माउंटेन, इसको यंग माउंट भी हो जाए, यंग माउंटेन में, यानी क्या सबसे यंग है, ये सबसे पुराना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। टेथिस सागर हम आज पूरा भूसंगति के बारे में पढ़ लिए। आइए अब देखिए, ये हो गया इतना। अब देखिए, अब हम देखते हैं जो हमारा हिमालय है ना, हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम की तरफ हुआ है, ठीक है। देख रहे हैं हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व की तरफ हुआ है। और देखिए कि पश्चिम में हिमालय चौड़ा है और ये जाकर सरकरा हो गया। क्या हो गया? सरकरा। आप देखेंगे ना कि विश्व की जितनी ऊंची चोटियां यही सरकरी भाग में, जैसे माउंट एवरेस्ट देखिए यहाँ पर है, नेपाल में यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो क्या है यहीं पे स्थित है। अब देखिए आपको पता लगेगा यहाँ से, ये आपको पता चलेगा कि इधर ही इसी एरिया में विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां क्यों बनी है। देखिए इसलिए बनी है कि जब ये टेथिस सागर में वलन पड़ रहा था तो इधर का जो भाग था ये चौड़ा हो गया और इधर का भाग सरकरा हो गया। सरकरा होने के, देखिए जो भाग जितना सरकरा हो उतना ही ऊपर उठेगा। सरकरा होने के कारण से इधर का भाग ज्यादा ऊपर उठा हुआ है। इसीलिए यहाँ क्या है, सबसे जो खाई वाली, सबसे ऊंची और सबसे जो खाई वाली चोटियों का निर्माण इसी इतनी दूर में, इसी पार्ट में बना हुआ है, ठीक है। इस तरह तो हम इस तरह देखते हैं कि पतला होने के कारण ही यहाँ पे सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। और देखिए हमने यहाँ कुछ फैक्ट लिखा है। ये क्या है? कुछ फैक्ट लिखा है। फैक्ट क्या? देखिए जो इस पूरे हिमालय, ये है ना हिमालय की जो लंबाई है 2500 किलोमीटर। कितनी है? पश्चिम से लेकर के पूर्व तक हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। और देखिए एक बात समझेंगे, जो भारत की पश्चिमी चौड़ाई है, इधर पश्चिम में जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है। कितनी है? 400 किलोमीटर होगी। क्योंकि हम फिगर से भी देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, चौड़ा है और इधर क्या पतला है, ठीक है ना। अब देखिए जो पश्चिम में इसके पूर्व में जो है इसकी मोटाई है 160 किलोमीटर। हमने यहाँ भी लिखा है कितना है? 160 किलोमीटर। इधर 400 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? आइए, ये हो गया हिमालय का मोटा मोटी एक फैक्ट। जितने सारे थे इनका क्या मैकेनिज्म है, क्यों बनाया गया है, इसको क्यों हम यंग माउंटेन बोलते हैं, ट्रांस। अब एक बात और देखिए, 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को बताया करके आपको अच्छे से डिफाइन करके समझा देता हूं। देखिए 2-3 क्वेश्चन। विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो माउंट एवरेस्ट। क्या है? देखिए माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट है जो कहाँ है? नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अब आइए,
विश्व की हाँ ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है। देखिए ठीक है ना, दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2 दिख रहा है ना, ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी K2 है। लेकिन एक बात और देखिए, दो बातें पूछता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दो, यहाँ से हमने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन पढ़ा। अब यहाँ भारत से दो प्रश्न बनते हैं, पूछता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए, भारत में सबसे ऊंची चोटी और भारत में स्थित हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, दोनों बातों में अंतर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी और हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी में दोनों में अंतर है। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। क्या है? भारत की सबसे ऊंची ऊंची चोटी K2 है, लेकिन जो K2 है ना, ये हिमालय का भाग नहीं है। क्या है? हिमालय का भाग नहीं है। ये जो K2 है ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ये जो K2 है ट्रांस हिमालय का भाग है। ये हो गया। अब हम देखते हैं, हाँ, और हम चर्चा करते हैं कि हिमालय, भारत में हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ देखिए कंचनजंगा है, यहाँ पर सिक्किम में कंचनजंगा है। ठीक है ना, तो इसको मिटा दे, ये है जंगा है। ठीक है ना, कौन सी चोटी है? सबसे ज्यादा कंचनजंगा है। समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई। आइए, तो हमने इन दोनों पॉइंटों को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ठीक है, भारत अब विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो हिमालय पर है। ठीक है, आइए, ये बात भी हो गई, बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, सारी बातें चर्चा करी। आइए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर हमने भी कुछ और लिखा है। यहां पे हमने कुछ, देखिए ये बातें जब हम पढ़ते हैं ना, तो एक सिडनी बुराट नामक अपने भूवेद्ता थे। इन्होंने बाबू जो बताया था ना, जो देखिए हमें हिमालय का विभाजन जो हमने किया है ना, ये स्थिति के आधार पर किया। आपने बताया ना जो हिमालय का हमारा था, अब हम हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर करेंगे? जो ये सिडनी बुराट साइंटिस्ट थे ना, ये सिडनी बुराट ने नदियों का विभाजन जो बताया था देखिए जो ये नदियों का विभाजन बताया था ना, ये नदियों का विभाजन हम आपको समझा देते हैं। ये नदियों का विभाजन हिमालय वो नदियों के आधार पर बताया था। जो हिमालय का विभाजन किया था, देखिए हम यहाँ पर उन्होंने विभाजन किया, तो मैं बता रहा हूँ पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल, ये सारी बातों को हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ है, ये सिंधु नदी है। क्या है? ये हम लाइन खींच दे रहे हैं, आप समझिएगा, सिंधु नदी यहाँ तक का है सतलज, यह है सतलज का भाग। मैं एकदम एक एक बातों का चर्चा करूंगा। ठीक है, यहाँ है देखिए एक, ये है, यहाँ पर होगी, देखिए ये होगी सिंधु, ये है सतलज। ठीक है, ये सतलज होगी। अब देखिए ये पॉइंट देख रहे हैं, ये सतलज नदी होगी। सतलज के पास ये काली, ठीक है, ये हो गया काली। और देखिए यहाँ पे एक तिस्ता नदी है। क्या है? तिस्ता। हम सारी बातें अध्ययन हम इसको करेंगे। ठीक है ना, देखिए आप यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हमने लिखा है। ठीक है, अभी तो लाइटिंग होगी ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं, ये समझिएगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आइए देखिए, जो सिडनी बुराट थे ना, सिडनी बुराट ने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर बताया था। अब देखिए हम इसका अध्ययन करते हैं, इन्होंने क्या बताया। देखिए ये जो हम लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये देखिए यहाँ हमारा सिंधु आती है। क्या आती है? सिंधु नदी आती है। ये सतलज नदी है, ये सतलज नदी की बाउंड्री है। ये काली नदी की बाउंड्री है। तिस्ता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की बाउंड्री। ठीक है, अब देखते हैं, जो देखिए ये सतलज और सिंधु और जो सतलज का भाग है, देख रहे हैं ना। ठीक है, आप देखेंगे इसी के बीच में पंजाब कश्मीर वाला जो है, कुछ पाकिस्तान का, ये सब बलूचिस्तान, ये पीओके वगैरह पड़ता है। ये पीओके भी जो पाकिस्तान का कुछ भाग है, पंजाब का ही भाग था पीओके भी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो पंजाब, कुछ आधा पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं बाबू? ये हमने वहां लिखा, सॉरी यहाँ तो लिखा ही है, क्या लिखा है? पंजाब हिमालय लिख रहा है ना। ये इसकी जो लंबाई है, इस हिमालय की जो लंबाई माना गया 560 किलो। इसको अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा, जैसा फिगर बना है ऐसे फिगर जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ सिंधु और सतलज के बीच का जो है, सिडनी बुराट ने बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। देखिए सतलज और काली,
हमने देखिए यहाँ लिखा है क्या है, देखिए कुमायूं एक जगह है, कहाँ, उत्तराखंड में पड़ती है। कहाँ पड़ती है ये आप देख भी रहे होंगे, अगर आप मैप थोड़ा बहुत जानकारी होगी तो बता भी देंगे, यहाँ उत्तराखंड है, ठीक है। तो जो सतलज नदी है ना, ये काली नदी नेपाल में से आती है, तो सतलज और काली नदी के बीच का जो भाग है इसको हम बोलते हैं क्या, कुमाऊं हिमालय। देखिए हमने इसको यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, कुमाऊं हिमालय, ठीक है ना। ये कुमाऊं हिमालय हो गया। इसकी जो लंबाई है 320 किलोमीटर, कितनी है, 320 किलोमीटर। अब आइए तीसरा है नेपाल हिमालय। देखिए टोटल यहाँ नेपाल के नाम से बाकी, देखिए यहाँ देखेंगे आप काली से लेकर तीस्ता तक, देख रहे नहीं, पूरा यहाँ तक तीस्ता, ये जो क्या नेपाल का ही भाग है, क्या है। बस देखिए एग्जाम में हमसे ही पूछता है कि नेपाल हिमालय की नदियों के बीच में हमें पेयरिंग दे देगा, इसी पेयरिंग में हमें टिक करके अपना सॉल्व करना, बस हमें फैक्ट देखनी है। मैंने लगभग समझा दी, सिडनी बुलाट का मैंने समझाया भी था, लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। जो इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है, ठीक है। कितना है, 800 किलोमीटर, ध्यान करना है, ठीक है। अब एक है यहाँ से तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी, कौन से लेकर, ये तीस्ता नदी है ना, तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी को हम बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं, असम हिमालय, जिसका भाग कितना है, ये देखिए इसकी असम हिमालय 750 किलोमीटर। अब 2-3 फैक्ट, हमें ये थोड़ा सीरियल वाइज से मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप लोग अपने कॉपी में सीरियल वाइज से लिखे। सबसे पहले नेपाल हिमालय, असम हिमालय, लेंथ में देखिए हमने यहाँ सीरियल, नदियों के सीरियल से लिखा, आप भी नदियों के सीरियल से फिगर बनाकर लिखेंगे। उसके बाद इनकी लेंथ के हिसाब से कि असम हिमालय कौन सबसे ज़्यादा, ये भी दे देता है, सब पूछ देता है, सबसे ज़्यादा नेपाल हिमालय की लंबाई पूछ देगा, चाहे नेपाल हिमालय कौन सबसे बड़ा है तो नेपाल इन सब में दे देगा, आपको ऑप्शन टिक करना रहेगा नेपाल हिमालय, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा नेपाल हिमालय सबसे बड़ा है, उसके बाद असम हिमालय है, उसके बाद पंजाब हिमालय, सबसे छोटा कुमायूं हिमालय है जिसका 320 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। तो आज हम हिमालय की एक छोटा सा चैप्टर लेकर के अध्ययन किया, और मोटा मोटी हमने हिमालय का उद्भव, तैतीस सागर वगैरह सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है, और आप लोग इसको अच्छे से लिख भी लिए होंगे। तो आगे हम कल इन्हीं हिमालयों को, जो हिमालय का विभाजन है ना, कल हम इसकी चर्चा करेंगे। और जो हमारा रहेगा टॉपिक, ये क्या बोलते हैं, हम हिमालयों के जो ये पार्ट है ना, इस पे कुछ ग्लेशियर्स वगैरह आएंगे, दर्रे वगैरह आएंगी, तो हम उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं, नमस्कार। और अगर हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।